बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? कशिश, जी सर। कल आप एब्सेंट थी कशिश, और वीडियो देखी, रिकॉर्डेड लेक्चर देखा या नहीं देखा? जी सर, देख लिया। देख लिया, ओके। तो फिर अभी रिव्यू के लिए तैयार हो जाए, मैं आपसे सवाल जवाब शुरू करता हूँ। और किंजा अजीज़ ने खैर लेफ़्ट कर दी क्लास, मुझे भी हैरानगी हो रही थी ये इस वक्त किसने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया। अब तो लोग कोचिंग खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस 15 तारीख से सब अपनी अपनी क्लासेस लेने जाएंगे। तो चलें, बहरहाल प्यारे बच्चों, ज़रा जल्दी से कशिश एक क्विक रिव्यू दे दीजिए। एसेट्स क्या होते हैं उर्दू ज़ुबान में, इंग्लिश ज़ुबान में, जो आपको आसान लगे, फटाफट। जी कशिश। सर, वो सारी चीज़ें जो हम बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और उनसे फ़ायदा लेते हैं, वो एसेट्स होता है। एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहिए, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, उसके बाद अब ये ज़रा मैं किंजा से बात कर लूँ 1 मिनट कशिशाम, फिर आपसे रिपीट करवाता हूँ। ओके सर। 1 मिनट ज़रा। किंजा मेरा बच्चा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? किंजा अजीज़, क्या जी आप, सर। क्या अस्सलाम आप, वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। बेटा जी सर। आपने क्या मतलब आज ज्वाइन किया, रिसेंटली अभी एडमिशन लिया? जी सर। जी अरे, सर, न्यू एडमिशन हूँ और अभी अभी ज्वाइन किया। अरे मेरा बच्चा, तो अब तो कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं ना, तो कोचिंग सेंटर में ही आती हैं। अब कहाँ ऑनलाइन में आ गई तुम इस वक्त? हैं, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे, अब पहले तो आ रही थी। जी सर, इसी हवाले से मैंने आपसे बात करनी थी। अच्छा, बोलें बोलें। अच्छा ये बताएं, आप कौन से कैंपस में, सबसे पहले तो मुझे? नाज़िमाबाद कैंपस। नाज़िमाबाद कैंपस में। चलें, बहरहाल अब देखें, बात ये कि ये जो आप आज और कल की क्लास ले रही हैं, इसके बाद आई होप कि मंडे से शायद, या ट्यूसडे से, अल्लाह के हुक्म से ट्यूसडे से जो है आप कोचिंग सेंटर जाके क्लासेस लेंगी। और क्योंकि जी आपने फ़ौरन इस वक्त ज्वाइन किया, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि जब वहाँ टीचर पढ़ाना शुरू करें तो आप बता देंगी कि जी मैंने रिसेंटली इसी महीने ज्वाइन किया है। जो भी टीचर होगा, मैं होऊंगा या दूसरे टीचर होंगे, जो भी होंगे, आप उन्हें बताएंगी, तो वो आपको फिर अलग क्लास में बिठाएंगे इन बच्चों के साथ। इन बच्चों के साथ ये जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं अभी, ऑल्दो ये सारे नहीं हैं, ये इसमें से कुछ यकीनन हर वक्त एब्सेंट रहते हैं। 2 इफ़रा हैं, दोनों एब्सेंट हैं क्लास में। बहरहाल, तो अभी आप कोई क्वेरी है तो पूछना है बेफिक्र होके, जी। कोई सवाल आपने पूछना है, कोई बात करनी है, बिल्कुल कीजिए। जी सर, फिर मैं अभी रिसेंट जब स्टार्ट करूँगी तो फिर हाँ उसी से बिल्कुल। ही कर लूँगी हाँ, स्टार्ट। और बहरहाल मेरी क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन अब बात ये है कि बस अब ऑनलाइन सेशन तो जी ख़त्म होने वाला है, आपकी नॉलेज में होगा यकीनन। 15 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो जी। आप जी यकीनन आपके दिमाग में ये क्वेरीज होंगी कि अगर जो पहले पढ़ाया गया उसका क्या होगा। तो खुदा न खास्ता आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। जी। बहरहाल आपने ज्वाइन कर लिया, तो मैं फिर एक बार जो है, जो हमारे कल स्टूडेंट एब्सेंट थे, मैं उनसे डिस्कस कर लेता हूँ, और आप ज़रा सुनते रहें। आप कोई क्वेश्चन प्लेस करना चाहें, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज में लिख के भी भेज सकती हैं, और आप चाहें अनम्यूट करके जी। भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा? जी सर। जी ओके। सर, थैंक अच्छा, वेलकम। अच्छा जी कशिश, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कशिश आपका, आपने बहुत ज़बरदस्त डेफिनेशन सुनाई। एक बार किंजा के लिए दोबारा सुना दें, ये न्यू स्टूडेंट हैं, ताकि ये भी जब किसी के साथ, आप लोगों के साथ बैठेंगी सेंटर में, तो इनको भी पता हो थोड़ा बहुत, और ये चाहें कि आपके साथ ही बैठ के पढ़ें। जी सर, वो सारी चीज़ें जो हम बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं और उनसे बेनिफिट लेते हैं, वो एसेट्स होते हैं। बिल्कुल सही है मेरा बच्चा। अब करंट एसेट की डेफिनेशन हो जाए जल्दी से ज़रा। सर, करंट एसेट्स वो होते हैं जो हमें विद इन 1 ईयर हमें जो है वो बेनिफिट देते हैं। अच्छा, यानी इनको हम इस्तेमाल करके इनसे बेनिफिट विद इन 1 ईयर हासिल कर लेते हैं। कर सकते। जी। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल्स जो है मैंने कल जो पढ़ाई, उसमें मैंने पढ़ाया कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल,
अदर रिसीवेबल, इस तरह की चीजें पढ़ाई। अब अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज कब होता है, सबसे पहले तो ये बताएं आप। सर अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड तब यूज होता है जो चीज़ें हम क्रेडिट पे सेल करते हैं और अ, जो चीज़ें हम क्रेडिट पे सेल करते हैं और जो ज़बानी वादा होता है तो उस कौन करता पे है ये जुबानी वादा, कौन करता है ये जुबानी, अकाउंट रिसीवेबल जुबानी वादा है। ओन हाँ बोले, बोले। आयशा थैंक यू सो मच। लेकिन क्या कशिश लेफ्ट कर गई? नहीं, कशिश है ना जी। कशिश कौन करता है ये वादा? अच्छा एमन आसिफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एमन आपने वीडियो देखी थी कल की? चले अनम्यूट कर लें, शाबाश। कशिश पता नहीं है नहीं क्लास में शायद, हो सकता है इंटरनेट सर उनका। हाँ एमन ये बताएं। वालेकुम अस्सलाम। गला खराब हो रहा है क्या, गाने वाने गा लिए शादी में? नहीं सर, मेरी तबीयत खराब है। ओ तेरी खैर, अल्लाह रहम फरमाए भाई। अबे तुम्हारी तबीयत, तुम भाई तुम रेस्ट करो यार, तुम यकीन करो, तुम बोलोगे ना सबकी हंसी निकल जाएगी। चलो तुम आज रेस्ट करो। अभी हाँ चलो कोई बात नहीं मेरा बच्चा, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा केयर करें अपनी, ठीक है, और बहुत ख्याल करें, सही है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, बहुत खुशियाँ दे। अच्छा आमीन। तो ओके, फिर मैं वापस तकलीफ दूंगा अपना किसको, अपने आप को ही तकलीफ दे देता हूँ, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ें। कल हमने चीज़ें तो पढ़ी थी लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ कुछ नया भी जल्दी जल्दी डिस्कस करूँ, क्या ख्याल है? ओके। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली जुबानी वादा होता है, और ये कौन करता है? कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जिसे हम माल बेचते हैं, माल यानी मर्चेंडाइज। सर मर्चेंडाइज माल का क्या मतलब है? जिस चीज का हम कारोबार करते हैं वो चीज हम जिसे बेचते हैं ना, उसे कहते हैं कस्टमर। तो जब हम कस्टमर को माल देते हैं, सामान देते हैं, और अगर वो हमें हाथ के हाथ पैसे ना दे तो वो हमसे करता है जुबान से वादा, उस जुबानी वादे को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। और इस वादे के बदले में हमें कुछ अरसे में, आमतौर पर 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में पैसे मिल जाते हैं, और उस पैसे को हम दोबारा कारोबार में कर सकते हैं। बोलो क्या आयशा, इन्वेस्ट करोगी? इन्वेस्ट तो वो होता है जो तुम्हारे घर पे रखा और तुम कारोबार में लाके लगाओ, वो पैसा तो है ही किसका? बोलो आयशा, वो पैसा तो है ही किसका? आपके, वो क्या आपका अपना था? हाँ तो सही वर्ड है इस्तेमाल। देखें, याद रखिएगा, जो पैसे आपने अपने घर से उठा के कारोबार में लगा दिए ना, अब वो आपके नहीं है। सुनना है मेरी बात? जो पैसे आप अपने घर से उठा के आपने ले जाके कहाँ लगा दिए? कारोबार में। अब भूल जाइए उस पैसे को, वो आपका नहीं है। सर तो फिर किसका है? अब पूरा बिजनेस आपका है, आप कारोबार खत्म करें, वापस पैसा आप अपने घर ले आए। अच्छा सर मुझे अगर घर पे जरूरत हो तो मैं पैसे नहीं निकाल सकती? निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन हम आमतौर पर ये ख्याल करते हैं कि कारोबार में जब एक बार पैसा लगा दिया जाए तो वो अपनी जात के लिए नहीं होता, कारोबार के लिए होता है। हम उस पैसे से कारोबार के लिए फर्नीचर खरीद के लाते हैं, हम उस पैसे से कारोबार के लिए माल खरीद के लाते हैं, हम उस पैसे से मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं, हम उस पैसे से बिजली के बिल अदा करते हैं। इसका मतलब है हम उस पैसे को कारोबार में करते हैं इस्तेमाल। तो जब हम माल खरीद के कस्टमर को बेचते हैं, कस्टमर हमें पैसे नहीं देता, बाद में देता है 10-15-20 दिन के बाद, तो 10-15-20 दिन तक जो हमसे प्रॉमिस करता है उसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। और वो अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास से कुछ दिनों में चला जाता है और बदले में पैसे आ जाते हैं। तो वो पैसे हम दोबारा कारोबार में नहीं लगाते, वो ऑलरेडी पैसा है ही किसका? कारोबार का, बिजनेस का। क्योंकि हमने बिजनेस का माल बेचा था, हमने अपने घर से लाके थोड़ी सामान बेचा था। हमने सबसे पहले अपने घर से ले जाके पैसे लगाए कारोबार में, फिर उस पैसे से हमने माल खरीदा, फिर हमने उस माल को बेचा कस्टमर को। तो अब पैसे लेने का हक भी किसका है? पैसे भी कौन लेने का हक रखता है? हमारा बिजनेस ना, यानी हम। लेकिन क्या हम अपने घर के लिए पैसे लेंगे कस्टमर से? नहीं। वो पैसे लेने का हक किसका है? बिजनेस का। हम अकाउंटिंग किसके लिए पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? याद रखेंगे हमेशा, हम अकाउंटिंग किसके लिए पढ़ेंगे? अपने लिए, सर इमरान के लिए, बिजनेस बिजनेस के लिए। बिजनेस हमने आपको सबसे पहले बिजनेस डेफिनेशन, जी बहुत शुक्रिया, हमने आपको बताया यही है कि बिजनेस के लिए अकाउंटिंग पढ़नी, किसी इंसान के लिए अकाउंटिंग नहीं पढ़नी। तो भाई बिजनेस के पास पैसे लेने का राइट आया, उस राइट का नाम है अकाउंट रिसीवेबल।
ओके, और जब यही वादा कस्टमर हमसे लिख के करे तो इसे कहते हैं नोट रिसीवेबल। तो ये दोनों वादे हो गए कब, जब हम कस्टमर को सामान बेचें, माल बेचें। क्या हर कारोबार में माल बेचा जाता है? ये अभी क्विक रिव्यू हो रहा है कल का। क्या हर कारोबार में माल बेचा जाता है? आपने बोला नहीं सर, स्कूल में माल बेचा जाता, अस्पताल में माल नहीं बेचा जाता, लॉयर माल नहीं बेचता, ब्यूटी पार्लर वाले माल नहीं बेचते, ये सब लोगों को देते हैं अपनी खिदमत, कोचिंग सेंटर वाले माल नहीं बेचते, ये सब लोगों को देते हैं अपनी खिदमत। तो ऐसे इसी तरह स्टेट एजेंसी वाला कुछ नहीं बेचता, स्टेट एजेंसी वाला किसी का घर बिकवाता है। तो क्या वो अपना घर बेचता है? नहीं, वो किसी और का घर बिकवाता है और इस बात पर वो लेता है कमीशन। गाड़ी खरीदने और बेचनी हो आपने तो आप किसी बंदे की खिदमत लेते हैं तो वो इस पे लेता है कमीशन। तो इसी तरह जब किसी ऐसे बिजनेस की बात की जाए जो ट्रेडिंग ना हो, कौन सा ना हो? ट्रेडिंग, TRADING, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा कारोबार जो माल खरीदे और बेचे। तो ट्रेडिंग ना हो बोल रहा हूँ सर, फिर कौन सा हो? सर्विस बिजनेस हो। जैसे मैंने बोला अपना हॉस्पिटल सर्विस बिजनेस है, इसी तरह जनाब कोचिंग सेंटर सर्विस बिजनेस, अपना स्कूल सर्विस बिजनेस, ब्यूटी पार्लर सर्विस बिजनेस, इसी तरह मोची की दुकान सर्विस बिजनेस, बहुत सारी दुकानें हैं जो सर्विस बिजनेस करते हैं। सही है। उबर सर्विस बिजनेस है, करीम सर्विस बिजनेस है। आप गाड़ी थोड़ी खरीद लेते हैं उबर की, करीम की, बल्कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, खिदमत देते हैं। चिंची वाला जो है वो सर्विस दे रहा है। बस समझ ये है कि इसी तरह स्टेट एजेंसी वाला जो है वो अपनी खिदमत देता है, हमें घर खरीदने में मदद देता है, और जब वो अपना काम कर लेता है तो फिर उसके बाद हमसे कमीशन लेने का क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? हक। राइट, हक आ जाता है। उस हक का नाम है कमीशन रिसीवेबल। और सर इसको एसेट क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो जो कमीशन लेने का हक आया है तो क्या वो जिंदगी भर बस वो हक लिए घूमता रहेगा? वो बोलेगा मेरे पास पैसे लेने का हक है, मेरे पास पैसे लेने का हक है? अरे नहीं भाई, वो जो पैसे लेने का हक है वो उसको 10 15 20 दिन में हम उसके पैसे अदा कर देंगे। हम जब उसे पैसे दे देंगे तो वो फिर कहेगा कि उसके पास पैसे आ गए। वो उस पैसों को अपने कारोबार, अपने बिजनेस में क्या करेगा? क्या इन्वेस्ट करेगा? खुदा ना खास्ता इस्तेमाल करेगा, क्योंकि वो पैसे उसके बिजनेस के हैं। ओके, तो आपको याद आ गया बिल कमीशन रिसीवेबल। बिल रेंट रिसीवेबल क्या है? भाई हमने अपना जो कारोबार शुरू किया, हमने अपनी कंप्यूटर की दुकान खोली, जिस बिल्डिंग में खोली उस बिल्डिंग में ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड प्लस वन। सही है। तो ग्राउंड पे हमने अपनी दुकान खोल ली, फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, तो हमने कहा यार ये तो जगह खाली पड़ी हुई है, इसको क्या करें, किराए पे देना है। तो अच्छा, वो पूरी बिल्डिंग किस मकसद के लिए हमने खरीदी? कारोबार के लिए। लेकिन क्योंकि अभी कारोबार छोटा है, हमें बहुत सारे कंप्यूटर लाके रखने की जरूरत नहीं है, हम इतने ले आए कि वो ग्राउंड फ्लोर पे रखे हुए। सही है। मेन दुकान में चंद रखे हुए और पीछे हमने जो पूरा फ्लोर है उसमें, नीचे के फ्लोर में हमने पीछे पूरे कमरों में कंप्यूटर लाके रख दिए। अभी ऊपर का पूरा फ्लोर खाली है, तो हमने ऊपर का पूरा फ्लोर किराए पे दिया। और जब किराए पे दिया और 1 महीना किराएदार ने हमारी जगह को इस्तेमाल कर लिया, तो अब हमारे पास उससे किराया लेने का आ जाता है राइट होगा। राइट आ जाता है। उसको कहते हैं रेंट रिसीवेबल। सही है। इसी तरह कल मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल पे बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने पॉइंट क्लियर हो गए। इसी तरह एक लाइन इसके ऊपर भी कह देता हूँ, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग पर। अदर रिसीवेबल कोई नाम नहीं है, अदर रिसीवेबल का मतलब है और भी रिसीवेबल हो सकते हैं। जैसे याद करो कल मैंने बोला था ट्यूशन फी रिसीवेबल है। कौन कौन ट्यूशन फी रिसीवेबल को समझाएगा? कोई समझाना चाहता है? पहले हैंड रेस करे, पहले हैंड रेस करे, ये ना हो सारे शुरू हो जाए एकदम, सारे टीचर बन जाए धमाधम। हैंड रेस करना आता है या वो भी नहीं आता? लो भाई, कोई भी नहीं समझाएगा, अल्लाह माफ करे। ट्यूशन फी रिसीवेबल क्या होता है? कोई बताना चाहेगा आप में से कि वो क्यों एसेट है और वो होता क्या है? कोई बताना चाहेगा? कोई भी नहीं बताएगा। चलो भाई, शुक्र है आयशा ने तो हैंड रेस किया। और कोई भी नहीं बताना चाहता? सारे खत्म है, अल्लाह माफ करे, दिमागी तौर पे हैं। अच्छा एमन लिख, अच्छा हाँ तुम्हारा गला खराब है, तुम लिख के बता सकती हो। उमैमा कह रही है मैं भी बता सकती हूँ। चलो भाई चलो उमैमा आप बताओ, शाबाश। सही है, बहुत शुक्रिया आयशा आपका भी, और एमन आपका भी। आप अपनी तबीयत ठीक करें, फिर आपसे इंशाल्लाह आवाज में सुनेंगे आपकी। जी उमैमा बिस्मिल्लाह। ट्यूशन फी रिसीवेबल, पहले बताएं ट्यूशन फी रिसीवेबल है क्या, फिर बताएं वो एसेट क्यों है, फिर बताएं वो करंट एसेट क्यों है। शाबाश, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उमैमा माइक खोल के बताते हैं बेटे, तुम्हारा तो माइक ही ओपन नहीं है। अबे उमैमा ने तफरी में तो हैंड रेज नहीं कर दिया, बताई नहीं रही।
सॉरी सर, वो किसी कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब आप बताएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के आराम से इत्मीनान से बिल्कुल तसल्ली से। आप गलत भी बताएंगे ना, नो प्रॉब्लम। सर ये होता है कि जैसे कि आप ट्यूशन के जो बच्चे आते हैं, आप उन लोगों को टीच करते हैं। आप जैसे कि 1 महीने खत्म होने में 10 मिनट, वो 10 दिन बचे, तो 10 दिन में आपके पास राइट होता है कि आप उससे पैसे मांग सकते हो। अच्छा, 10 दिन पहले राइट आ जाता है? अभी तो पूरा महीना पढ़ाया भी पहले नहीं। मतलब 1 महीने तक, जैसे कि 1 महीने में 10 दिन बचे हैं, तो हमारे पास राइट होगा कि हम लोग मांग सकते हैं उनसे पैसे, नहीं, क्योंकि मांग तो हम लोगों ने। मेरा बच्चा, मांग तो हम पहले भी दे सकते हैं। जैसे आप कोचिंग सेंटर आती हो एडमिशन लेने, कोचिंग सेंटर वाले आप लोगों से पहले ही दिन पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो उनका तो वो राइट एडवांस होता, में लाएगा। वो एडवांस तो होता वो है। एडवांस में अच्छा, लाएगा, तो हाँ। इसका मतलब है जब 20, आप ये कहना चाह रही हो जब 20 दिन बच्चे को हम पढ़ा देते हैं, उसके मुस्तकबिल से हम खेल लेते हैं, फिर हम बच्चे को बोल सकते हैं बेटे आप पैसे ले आना, 20 दिन पढ़ा दिया है। लेकिन अगर वो अभी भी ना लाए तो हम कब तक उसको पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको पढ़ाने का एग्रीमेंट कब तक का किया है, पूरे 1 महीने तक का। 1 महीने का। जब तक हम उसे 1 महीना नहीं पढ़ा देते, यानी ये तो वो वाली बात हुई, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, अजराह मजाक कह रहा हूँ। जैसे कि आप जो है, आप या कोई भी लड़की मिसाल के तौर पे ब्यूटी पार्लर जाए और आधा फेशियल होने के बाद ब्यूटी पार्लर वाले बोले लाओ पैसे दो, तो आधा फेशियल होने के बाद तो पैसे नहीं मांगेंगे ना, पूरा फेशियल होने के बाद पैसे मांगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप पूरा पढ़ा लीजिए 1 महीना। अब आगे डिफाइन करें, शाबाश। तो हमारे पास एक तरीके से राइट होगा कि हम उनसे पैसे पैसे मांग सकते हैं। इसका मतलब है कि जब हम बच्चे को पूरा 1 महीना पढ़ा देंगे, तो उसके बाद हम कहेंगे कि भाई अब आपका 1 महीना हो गया है, आपने हमें एडवांस फीस तो दी नहीं थी, तो अब आप पेरेंट्स को हम्म। बोलना कि बस जल्दी से फीस भिजवा दें क्योंकि 1 महीना हो गया। बच्चा बोलेगा 1-2 दिन में ला दूंगा, तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो 1-2 दिन बाद भी ना लाए, तो फिर हो सकता है आप बोले भाई अब 1-2 दिन में ले आना, और नहीं लाओ तो कल से। ट्यूशन नहीं आना। हाँ ना, सीधी बात है। अरे भाई, एक तो उसने एडवांस नहीं दिया, अल्लाह माफ करे, ऊपर से वो पैसे लाके नहीं दे रहा, तो हम तो यही बोलेंगे हमारे अंदर तो बर्दाश्त नहीं है। क्या ख्याल है? हम तो वही लोग हैं, हम थोड़ी बर्दाश्त करते हैं कि वो, और और हम तो बच्चों को बगैर एडवांस लिए पढ़ाते ही नहीं है। क्या ख्याल है ना? जब तक हम बच्चे से एडवांस ना पकड़ लें, हम पढ़ाते ही नहीं है। चलें, बहरहाल, तो ट्यूशन फी रिसीवेबल आपने अच्छा समझा दिया कि होता क्या है। अब ये बताएं, ये एसेट क्यों और करंट एसेट क्यों है, जल्दी से जरा, शाबाश। मुझे पता है पुराना रिव्यू हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आप इतने सारे लोग कल एब्सेंट थे। ये करंट एसेट्स इसलिए क्योंकि हम लोग 1 साल के अंदर अंदर फीस ले लेते हैं। आपने डायरेक्ट करंट एसेट बताया, एसेट नहीं बताया, ये क्यों है? ये एसेट्स एसेट इसलिए क्योंकि आपको एक तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। मिल रहा नहीं है, इस राइट के बदले में आपको जो पैसे मिलेंगे, हाँ, आपको मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा। वो पैसे राइट के आप बदले में अपने कारोबार में इस्तेमाल करके उससे फायदा हासिल करेंगे। यानी आपकी ये चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? कैश में और कैश आपके बिजनेस को पहुंचाता है बेनिफिट क्या? अब और कितने अरसे में पहुंचा देता है? 1 साल के अंदर अंदर। अच्छा, कैश तो 1 ईयर में पहुंचा देता है फायदा, लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि वो कैश मिलेगा कितने अरसे में? क्या बच्चा 5 साल के बाद फीस देगा? नहीं नहीं, 1 महीने के बाद। हम तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस अगर बहुत ज्यादा हम रहम दे रहे हैं, हातम ताई की औलाद में से हैं, तो हम बोलेंगे चलो भाई इस महीने नहीं, अगले महीने 2 महीने के साथ दे देना। 2 महीने के बाद भी अगर बच्चा बोलेगा आप फीस नहीं है, तो हम बोलेंगे सॉरी, हम नहीं पढ़ा सकते। यही होता है ना आमतौर पर प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आई होप आप सबको क्लियर है। ट्रेड रिसीव, यहाँ ट्यूशन फी रिसीवेबल हो सकता है, यहाँ सर्विस फी रिसीवेबल हो सकता है, या कंसल्टेशन फी रिसीवेबल हो सकता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल हो सकता है। इंटरेस्ट यानी बैंक में जो पैसे रखवाए हुए होते हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी बातें बहुत अच्छे से अब समझ आ गई होंगी, किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने पढ़ते हुए आगे टीचर को ये सब बातें नहीं बताई, तो ये फिर आपकी बेवकूफ़ी है कि आपको पता होने के बावजूद आप क्लास में ना बताएं। अच्छा, एमन जो है वो नॉर्थ नाजमाबाद में है। आयशा, आप भी नॉर्थ नाजमाबाद में है ना? यस सर। मुझे लगा यस सर। सारे नॉर्थ नाजमाबाद के बच्चे पढ़ते हैं, है ना? और बाकी इधर उधर के कहीं कोई नहीं पढ़ता। कशिश सर मैं और सखिया सुन की हूँ। और और सर और मैं अभी सखिया सुन की हूँ। ओके, चलो भाई, सखे संग वाले ही पढ़ते हैं। माजरत यार, मैंने ऐसे बोल दिया, बुरा ना मानिएगा। चलें,
तो अब ये अगला लफ्ज पढ़ते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। सर ये होते क्या है, पहले तो ये डिफाइन करूं आप लोगों को। मर्चेंडाइज याद है? गुलफिशा तेजी से, गुलफिशा तेजी से, गुलफिशा तो है ही नहीं, तेजी कहाँ से दिखाएगी है गुलफिशा? सर आप यानी कि तकियसन में नहीं होंगे, ओ नस्बत में नहीं होंगे? अरे बेटा बहुत सारे टीचर हैं, आपको पता ही नहीं है। अभी अभी आप पहुंचे तो सही कोचिंग सेंटर, तो चलेगा। मेरे उस्ताद मोहतरम पढ़ाते हैं, पता है आपको, नाज़िमाबाद में। आप सोचें, मेरे उस्ताद पढ़ाते हैं नाज़िमाबाद में। तो भी अच्छा आऊँगा इंशाल्लाह, चक्कर लगाऊंगा, देखेंगे क्या है। अभी 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 सारी अभी ना असल में सारा शेड्यूल फाइनलाइज नहीं हुआ। अभी शेड्यूल फाइनलाइज होगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी आप लोगों को टाइमिंग तो भेज दी है, लेकिन अभी हमारे साथ सारी चीज़ें डिस्कस नहीं है, तो हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि कोई भी पढ़ाए, आपने जो पढ़ा अगर आप उसे एक्सप्लेन करना जानते हैं तो फिर आप आर्ग्यूमेंट भी करेंगे। आज मैं अपनी बात मनवाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इसलिए ऐसे है, तो आप उसे मान रहे हैं। मैं जबरदस्ती थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं बोलूँ भाई मिसाल के तौर पे सोफे है ना, सोफे आमतौर पे बेडरूम में रखे जाते हैं, या सोफे मैं बोलूँ किचन में रखते हैं, आप बोलेंगे बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं आप, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको किचन की डेफिनेशन भी पता है और आपको सोफों का पर्पस भी पता है। तो आप बोलेंगे किचन में सोफे नहीं होते, माजरत के साथ, है ना। इसी तरह अगर आप किसी बच्चे को ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज एसिड्स, तो उसको मैं कुछ भी बोल दूं कि एसिड के रूम में ये रखा हुआ है, तो उसको पता ही नहीं होगा बेचारे मासूम को। लेकिन अगर किसी बच्चे को पता है कि एसिड आर दोज थिंग्स which we use in our business to operate it and for taking benefit, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा हर पॉइंट को पढ़ते हुए उस चीज को दिमाग में दोहराएगा। आओ मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, मर्चेंडाइज कहते हैं उस सामान को जो खरीद के लाते हैं, क्या करने के लिए, बेचने के लिए, उसे मर्चेंडाइज कहते हैं, उसे उसके नाम से पुकारते नहीं है। उसके बाद अगला लफ्ज है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माने जखीरा, इन्वेंट्री माने, अरे तुम लोग मौजूद अखीरा। जखीरा। इसको आसान अंग्रेजी में स्टॉक भी कहते हैं। शायद आपने स्टॉक माने सुना हो, किसी चीज का स्टॉक। दुकानदार के पास जाते हैं, आप बोलते हैं ये है, वो कहता है स्टॉक खत्म हो गया, माल खत्म हो गया। इसका मतलब है मर्चेंडाइज का जखीरा। और फिर आगे वर्ड क्या लिखा है, एंडिंग। सर एंडिंग का मतलब क्या है? देखो, हर बिजनेस एक मखसूस वक्त के बाद अपना प्रॉफिट या लॉस मालूम करता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो समझ पाओगे क्या बोल रहा हूँ। हर बिजनेस एक मखसूस वक्त के बाद अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करता है। क्या, देखें वैसे तो किसी भी प्रोफेशन का या किसी भी बिजनेस का ना मजाक उड़ाना चाहिए, ना हमारा मजहब इजाजत देता है, और ना मैं उड़ा रहा हूँ, अल्लाह ना करे, ठीक है। लेकिन मेरी बात को कोई नेगेटिव मतलब ना ले, तो मैं इसलिए ये जुमला कह देता हूँ। आपके ख्याल में क्या एक फ्रूट सेलर, एक ठेले वाला, एक पान की दुकान वाला, आपके ख्याल में क्या एक एक महीने बाद प्रॉफिट निकाल के अपना प्रॉफिट घर लेके जाता होगा? बोलिए, बोले। नहीं नहीं, नहीं, वो तो बेचारा रोजाना अपना प्रॉफिट निकालता रोजाना। होगा, रोजाना निकाल के अपना घर लेके जाता होगा, उसी से उसका घर चलता होगा। इसके बरक्स, अच्छा तो क्या आप, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे कह रहा हूँ, मतलब इसको वो फिर बार बार बड़े अदब से बोल रहा हूँ कि कोई किसी किस्म का ये ना समझे कि मैं किसी प्रोफेशन, किसी का मजाक उड़ा रहा हूँ। अमीर गरीब कुछ कुछ नहीं होता, इंसान हमेशा अपने तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पे होता है अल्लाह ताला के नज़दीक करीब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या आप किसी ठेले, फ्रूट के ठेले वाले के पास अकाउंटेंट लगेंगे जाके, या दूध की दुकान पे अकाउंटेंट बनेंगे, बेकरी का अकाउंटेंट बनेंगे? नहीं ना, आप यकीनन किसी बिजनेस जो बड़े लेवल पे हो रहा होगा उसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो अगर बिजनेस बड़े लेवल पे होगा तो वहां तो प्रॉफिट रोजाना मालूम करना आसान नहीं होगा। नहीं होगा। एक्सीलेंट, नहीं जबरदस्त। होगा। तो सर फिर प्रॉफिट कब मालूम करते हैं? अकाउंटिंग कहती है बेशक तुम प्रॉफिट एक एक हफ्ते बाद निकालो, एक एक महीने बाद निकालो, दो दो महीने बाद निकालो, इससे गर्ज नहीं है। लेकिन एक साल मुकम्मल होने पर हर बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस मालूम करना चाहिए। सर ये एक साल की क्या, जरूरी होता है। एक साल की क्या मंतक है? शॉर्ट टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म, मैंने बोला था अकाउंटिंग में दो तरह के पीरियड होते हैं, बताया था। यस सर। शॉर्ट यस टर्म, सर। शॉर्ट टर्म मीन्स एक साल और उससे कम का अरसा, और लॉन्ग टर्म मीन्स एक साल और उससे ज्यादा करता। तो मेरा बेटा, अगर किसी कारोबार की परफॉर्मेंस जाननी हो तो उसका एक साल का टेन्योर उठाकर, एक साल की सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उठाकर देखते हैं कि वो बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। किसी एक महीने का उठा के परफॉर्मेंस देखना बेवकूफी है। हो सकता है उस एक महीने कारोबार बहुत अच्छा चला हो, सही है। और अब जैसे इस वक्त पूरी दुनिया के बिजनेसेस 2020 में ज्यादातर लॉस में नजर आएंगे, शायद ऐसा लगता है मुझे। क्यों?
क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है तमाम बिजनेसेस को, ऐसा है ना। लेकिन बहरहाल, तो इसका मतलब है किसी कभी कभी एयर की पोजीशन भी जो है वो बेहतर पिक्चर नहीं दिखाती, लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बेशक तुम हर हफ्ते मालूम करो, मना नहीं कर रहे, हर महीने मालूम करे, मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम एक साल मुकम्मल होने पर अपना प्रॉफिट जरूर मालूम करो। सर क्यों मालूम करें, आखिर फायदा क्या। अरे एक तो प्रॉफिट ओनर को चाहिए होता है, वो बिजनेस करता है इसीलिए, और दूसरा एक साल मुकम्मल होने पर जब प्रॉफिट मालूम किया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हम किस तरह इस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, और अगर हम लॉस में हैं तो कैसे हम लॉस को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर हमें बिजनेस की परफॉर्मेंस ही पता ना हो और हम बस सामान बेचे जाएं और पैसे जितने दिल चाहे अपने घर लेके जाते जाएं, तो अचानक एक दिन ऐसा ना आए कि हमारे पास कारोबार चलाने के लिए पैसे ही मौजूद। कंप्लीट नहीं किया आपने मेरा जुमला, पैसे ही मौजूद ना हो। समझ आई मेरी बात। तो इसका मतलब है बिजनेस में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमारे पास बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए, चेक करने के लिए हम मर्चेंडाइज जो खरीद के लाते हैं, क्या करने के लिए याद दिलाओ, मर्चेंडाइज जो खरीद के लाते हैं क्या करने के लिए याद दिलाओ, बेचने के लिए। मर्चेंडाइज उसी को कहते हैं ना जो खरीद के लाए, क्या करने के लिए, बेचने के लिए। उसके जखीरे को चेक करते हैं कि वो कितना बचा हुआ है हमारे पास, और जो जखीरा बच गया, सर कब बच गया, ये एंडिंग का मतलब क्या है, साल के आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन, किसी पर्टिकुलर टाइम के आखिरी दिन, जिस दिन हम प्रॉफिट मालूम कर रहे हैं उस दिन हमने देखा कि हम इतने रुपए का माल खरीद के लाए और ये तो अभी बिका ही, बोलो बिका ही नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है। शॉप में रखा है। तो अब ये माल जो हमारे पास शॉप में रखा है, अब बोलो ये माल अब हमारे बिजनेस को अगले ईयर में, अगले मंथ में, अगले महीने में कारोबार को चलाने में क्या देगा। आयशा बोल तो रही है लेकिन आयशा की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप लोगों को आ रही है आयशा की आवाज, बाकी लोग भी बोल सकते हैं अगर चाहें तो। वो माल जो मैं खरीद के लाया था, देगा मदद, मदद देगा बिजनेस को ऑपरेट करने में, मदद देगा। इसका मतलब है ये भी हो गया हमारे बिजनेस का, बोलो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो गया। अबे ये एसिड, एसिड हो गया ना मेरा। एसिड एसिड एसिड। हाँ एसिड 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 3 दफा बोल दिया तुमने तो, बस करो। इसका मतलब है ये भी हमारे बिजनेस का एसिड है, ये भी हमारे बिजनेस को पहुंचाएगा फायदा। और कितने अरसे में पहुंचा देगा। क्या हम माल खरीद के लाने के बाद 2-2 साल तक रख के बैठे रहते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ज्यादा मैं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, जब तक कोई ज्यादा पैसों में नहीं 1 देगा। ईयर के अंदर, हमारी कोशिश होती है हम माल खरीद के लाएं और 1 ईयर के अंदर, जल्दी से माल। जितनी जल्दी हो सकते, इसका मतलब है, जितनी जल्दी हो सके। वेरी गुड, इसका मतलब है मर्चेंडाइज जो हमारे पास मौजूद हो, आखिर में बच जाएं, वो भी मर्चेंडाइज बिजनेस को ऑपरेट करने में पहुंचाएंगी फायदा। और आमतौर पर वो फायदा पहुंचा देती है 1, 1.5, 2, 3, 4, 5 महीने के अंदर। और अगर इतने अरसे में भी आप दुकान में रख के माल ना बेच सके तो बेटा फिर दुकान को आग लगा दीजिए, आप कारोबार चलाने के काबिल नहीं है। क्या ख्याल है ना। तो इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह आपको मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग समझ आया, बोले ईमानदारी से। यस सर, यस सर। अगर समझ आ गया प्यारे बच्चों, तो अब अगला जुमला है स्टोर सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, और सिर्फ सप्लाईज भी लिख सकते हैं। सुन लिया, 4 लफ्ज हो गए, रिपीट कीजिएगा। ऑफिस सप्लाई, बिल्कुल सही है। स्टोर सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, और सिर्फ, सिर्फ उर्दू का लफ्ज है भाई, स्वाद रे फे, सिर्फ, ओनली सप्लाईज। अब ये ना हो तुम बोलो ओनली सप्लाईज कोई चीज होती है, मतलब सप्लाईज लिखा हो, सिर्फ ये लिखा हो, क्या नजर आ रहा है, ओहो ये लिखा हो, समझ आई। अच्छा सर क्या होती है, पहले ये तो डिफाइन करें। अच्छा ये 4 नामों का मतलब एक ही है, जब भी तो मैंने चारों को एक साथ पढ़ा है। अच्छा ये समझाने से पहले अभी 9 मिनट है मेरे पास, क्या ख्याल है मैं आपको जल्दी से ये बता दूं, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, या ये बताने की जरूरत नहीं है। सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, सर ये क्या चीज है सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, यानी हमने किसी को सर्विसेज दे दी लेकिन उसने अभी तक हमें पैसे, तो चाहे वो ट्यूशन फी हो,
चाहे वो जैसे मैंने आपको कहा था ना, ब्यूटी पार्लर की आपने सर्विसेज दे दी किसी को, लेकिन उसने आपको अभी तक पैसे नहीं दिए, आपकी पुरानी कस्टमर है, अक्सर आती है और आप उसको सर्विसेज देते हैं और फिर वो कहती है मैं इंशाल्लाह आपको अगली दफा में आके या बीच में पैसे भिजवा दूंगी, तो वो आपको पैसे भिजवा देती है। तो इसका मतलब है सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल कब होता है? जब आपने किसी को सर्विसेज दे दी हो लेकिन पैसे मिले ना हो। तो ट्यूशन फी रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, ये सब एक ही तरह की चीजें हैं। सब में हमारे पास पैसे लेने का, बोलो ना, राइट आता है, राइट राइट, और वो राइट हमारा कन्वर्ट हो जाता है बहुत जल्द किस में? कैश में। इसलिए हम इसको एसेट कहते हैं। और एसेट भी कौन सा? करंट एसेट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको ये भी समझ आ गया ना? मैंने कहा अच्छा टाइम बताऊं अपना। इसके बाद ये दो लफ्ज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर है आप ये पढ़ लेते हैं, स्टोर सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, और चौथा नाम है सिर्फ सप्लाईज। क्या होती है सप्लाईज? किसी को आइडिया है कुछ सप्लाईज क्या होती है? एनी आइडिया? किसी को पता है सप्लाईज क्या होती है? ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज, एनी आइडिया? जल्दी बोलें, यस और नो ही बोल दिया करें, लिख के भेज दिया करें मैसेज में, नो आइडिया। चले आप नहीं बोल रहे, इसका मतलब मैं यही समझता हूँ कोई आइडिया नहीं है। बहुत आसान लफ्जों में बोलता हूँ, हर दुकानदार चाहे वो किसी भी चीज का कारोबार कर रहा हो, चाहे वो स्टेशनरी का कारोबार ही क्यों ना कर रहा हो, उसके पास जब वो माल खरीदता है, बेचता है, तो वो आपको बिल बना के देता है। उसके पास अपनी स्टेशनरी मौजूद होती है। आप कंप्यूटर की दुकान जाती हैं, कंप्यूटर खरीदती हैं, वो आपको बिल बना के देता है, सही है। इसी तरह आप मार्ट जाती हैं, मार्ट जाते हैं, मार्ट जाके सामान खरीदते हैं, वो आपको प्रिंट आउट निकाल के देता है। तो वो जो प्रिंट निकाल के देता है वो कागज, उस कागज को वो लोग चोरी करके लाते हैं, खुदा ना खास्ता। क्या करते होंगे वो कागज को? बोलो बोलो। कागज को खरीदते होंगे ना? किस लिए खरीदते हैं? वो कागज को बेचने के लिए खरीदते हैं। बोलो, अगर वो कागज को बेचने के लिए खरीदें तो फिर उसे क्या कहना है? बोलो, आवाज नहीं आ रही यार तुम लोगों की। फिर उसे क्या कहना है भाई? किंजा आपको कुछ समझ आ रहा है वैसे आज लेक्चर? थोड़ा बहुत ऐसे रिपीट कर दें। हाँ, 1-2 रुपए का भी समझ आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है भाई, और अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने मेरे लफ्जों में एसिड की डेफिनेशन नहीं सुनी, आपको तो एसिड की डेफिनेशन भी हमारे बच्चों ने ही सुनाई, करंट एसिड की डेफिनेशन भी बच्चों ने, और हो सकता है आपके दिलो दिमाग में तो एसिड माने कोई तेजाब तेजाब चल रहा हो, अल्लाह खैर फरमाए। हैं? तो बहरहाल चले, आपका फर्स्ट डे था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि आप बोले भाई बिल्कुल ही बोर हो गई क्लास में, तो कुछ ना कुछ अल्लाह के हुक्म से समझ आया होगा। और आप आगे अकाउंटिंग पढ़ेंगी तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। थ्योरी नहीं है, लेकिन थ्योरी शुरू में पढ़ेंगे तो बुनियाद बन जाएगी, फिर आगे पढ़ सकेंगे। जी मैम, आप क्या नहीं है, रिपीट कर दूं? मैं कह रहा हूं हर कारोबार स्टेशनरी को क्या करता है? यूज करता है। तो मैं भी तो यही पूछ रहा था भाई, कि भाई आपकी अगर कंप्यूटर की दुकान है, आपका अगर मार्ट है, तो आप अपने कंप्यूटर की दुकान में, अपने मार्ट में जो है, जब लोगों को माल बेचोगी तो क्या उनसे बोलोगी लाओ कॉपी लेकर आओ, मैं बिल बना के दूंगी तुम्हारी कॉपी का पेज फाड़ के? हैं? अगर तो कोचिंग सेंटर वाले, जब कोचिंग सेंटर में आके एडमिशन लेते हो तो कोचिंग सेंटर वाले आपसे बोलते हैं लाइए अपने घर से कल कार्ड लेके आइएगा, अपने घर से लाइएगा कार्ड, मैक कॉलेजिएट का है, और जो है ना कल जो है वो कल अपने घर से खाली कागज भी लाइएगा, हम उस पर प्रिंट निकाल के देंगे कि आपने फीस जमा करा दी। नहीं ना? अरे तो इसका मतलब है मैक कॉलेजिएट ये सारी चीजें कहीं से, अरे बोलो ना, खरीद कर रखता है, खरीदता, और खरीद के क्या करता है? खरीद के बेचता है। आप लोग आते हैं, आपको बोलता है लो 5 यूज रुपए करता का, है, इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो तमाम चीजें जो स्टेशनरी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? स्टेशनरी मतलब स्टेपलर की पेंस, होल पंच मशीन, फाइल, फाइल कवर, प्रिंटर में लगने वाले पेजेस, समझ रहे हैं मेरी बात? पेन, मार्कर, इस तरह की तमाम चीजें जब हम खरीद के लाते हैं तो वो खरीद के लाते हैं कारोबार में क्या करने के लिए? इस्तेमाल। तो उन्हें कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस के लिए लाएं तो ऑफिस सप्लाईज, शॉप के लिए लाएं तो शॉप सप्लाईज, सिर्फ सप्लाईज भी कहते हैं। और स्टोर का मतलब है जहां हम माल जखीरा करते हैं, वहां के लिए लेकर आए। सर वहां के लिए क्यों लेकर आते हैं? ताकि हम लिखते रहे कि हमारे पास इतने रुपए वाला इतना माल आया, इतने रुपए वाला इतना माल चला गया, ताकि हमारे पास पता हो कि हमारे पास कितने रुपए वाला माल मौजूद है। समझ रहे हो? उसे कहते हैं स्टोर सप्लाईज। इसका मतलब है सप्लाईज क्या है बुनियादी तौर पर? सप्लाईज, एनी टाइप ऑफ सप्लाईज इज बेसिकली स्टेशनरी। गेटिंग माय पॉइंट? एनी टाइप ऑफ सप्लाईज इज बेसिकली क्या है? स्टेशनरी। और स्टेशनरी को हम खरीद के क्या करते हैं? सर इस्तेमाल ऑफिस सप्लाई को स्टेशनरी भी कहते हैं। कह सकते हैं आप। स्टेशनरी मतलब ऑफिस सप्लाईज जो है बुनियादी तौर पर वो स्टेशनरी की
तमाम आइटम्स जो हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं कारोबार को चलाने के लिए। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर है? ओके सर। अभी तक मैंने आपको सिर्फ यही समझाया कि व्हाट इज ऑफिस सप्लाईज, व्हाट इज शॉप सप्लाईज, व्हाट इज स्टोर सप्लाईज। नाउ अब ये एसिड क्यों है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात तो क्लियर हो गई ना, क्योंकि हम सप्लाईज खरीद के लाते हैं, हम पेजेस, प्रिंटर के पेजेस खरीद के लाते हैं, हम इसी तरह पेन खरीद के लाते हैं, क्या करने के लिए, बेचने के लिए। अगर हम बेचने के लिए खरीद के लाएं तो फिर उसे स्टोर सप्लाईज कहना, शॉप सप्लाईज कहना, बोलो, बेकार है। बेकार नहीं है, कहना ही नहीं है, बुरी बात हो जाएगी बेटा, गुनाह मिलेगा। तो सर फिर क्या कहना है उसे, फिर उसे कहना है मर्चेंडाइज। समझ आई? क्योंकि आप खरीद के ला रहे हो क्या करने के लिए, बेचने के लिए, बेचने के लिए। है ना। लेकिन अगर आप उसे खरीद के ला रहे हो क्या करने के लिए, बिजनेस में करने के लिए। यूज करने के लिए, तो अब आप उसे कहोगे स्टोर सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज। ऑफिस के लिए तो ऑफिस सप्लाईज, शॉप के लिए तो शॉप सप्लाईज, और आप खाली सप्लाईज भी लिख सकते हो। बताओ ईमानदारी से समझ आया? यस सर। सर यस सर। अच्छा अब बात यह है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लूं कि मेरी तो दुकान है स्टेशनरी की, तो क्या मैं स्टेशनरी की दुकान में स्टेशनरी इस्तेमाल नहीं करूंगा? अरे बोलो ना। सर कर सकते हैं। कर सकते हैं। अरे कर सकते नहीं है, करेंगे लाजमी। वो करेंगे, कर मतलब कर रहे होते हैं। पूरे बच्चों का कोर्स दे देंगे आके वो हमसे, तो वो हमसे बोलेंगे कि हाथ पे लिख के दे दो मेरे को, क्या कितने कितने का कोर्स है। नहीं ना, क्या बना के देंगे उन्हें, बिल कंप्यूटर से बना के देंगे, हाथ से बना के देंगे, तो पेन भी होना चाहिए, तो वो चीजें तो हम बेच भी रहे हैं। तो जो बेचने के लिए है वो है हमारी मर्चेंडाइज। सुन रहे हो, जो बेचने के लिए है वो है हमारी मर्चेंडाइज। और जो हम अपनी दुकान में पेन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम मर्चेंडाइज नहीं कहेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, बोलो? हाँ सप्लाई। सप्लाईज कहेंगे। सप्लाई। बस इतनी सी मासूमाना सी बात थी, नहीं समझ आया? आ गया? अच्छा अगर आ गया तो क्योंकि हम इन सबको इस्तेमाल करते हैं इसलिए हमारा क्या है, ये सप्लाई वाला समझ में नहीं आया अभी जो आपने बोला। अभी जो मैंने बोला अगर आपकी दुकान ही स्टेशनरी की है तो आप स्टेशनरी अपनी दुकान में इस्तेमाल करेंगी या सारी की सारी बेचेंगी सिर्फ? यूज करेंगे, जो चीज यूज करनी होगी वो यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास बहुत सारे रजिस्टर हैं, आपके पास बहुत सारे पेन हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आप एक रजिस्टर या फिर एक पेन और एक बिल बुक इस तरह की चीज रखेंगे, जब आप कोई कस्टमर को माल बेचेंगे तो आप उसे एक बिल बना के देंगे। क्या ख्याल है? तो अब जो आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रही है ना, आप उसका नाम रखेंगी क्या, ऑफिस सप्लाईज। और जो आप लोगों को खरीद के बेच रही हैं उसका नाम आप क्या रखेंगी, मर्चेंडाइज। ये कह रहा हूँ, मर्चेंडाइज। ठीक है। ठीक है? ठीक। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको ये समझ आ गया तो एसिड समझ में आया ये क्यों है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब जरा सोच के बताएं कि करंट एसिड क्यों है। क्या आपके ख्याल में कोई दुकानदार, मसलन एक मिसाल है, मैक कॉलेजिएट है ना, जब आप एडमिशन लेने जाते हैं वो आपको कार्ड बनाकर देता है, उस पर आपको तस्वीर वगैरह लगा के आपकी प्रिंट करके जैसे भी होता है देता है ना। तो क्या आपके ख्याल में मैक वालों के पास क्या 2 करोड़ कार्ड रखे गए होंगे, बहुत सारे कमरे भरे गए होंगे कार्ड से? आपके ख्याल में बोले 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 जल्दी, आइडिया। नो सर। भाई नो सर। उनके पास बस इतने कार्ड होंगे कि 2 3 4 महीने में जो बच्चे आएंगे उनको वो कार्ड बना के दे देंगे, और अगर उसके बाद उन्हें लगेगा कार्ड कम हो रहे हैं तो वो और ऑर्डर दे के कार्ड बनवा लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? लास्ट मिनट चल रहा है, मैं आपको कह देता हूँ, और इंशाल्लाह अगर मेरी बात मुकम्मल होगी तो ठीक, वरना कल इंशाल्लाह इस बात को मुकम्मल करूंगा। मैक वाले वो कार्ड जो खरीद के लाते हैं, तो इसका मतलब है वो कार्ड